हेलो गाइस, मैं हूं शुभम तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्मीकांत सिक्स्थ एडिशन के सेकंड चैप्टर यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए, संविधान के निर्माण की जो बात है वो लक्ष्मीकांत में 4 सेक्शन में डिवाइड की गई है। पहली है संविधान सभा की मांग, दूसरी है संविधान सभा का गठन, तीसरी है संविधान सभा की कार्यप्रणाली या वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और चौथी है संविधान सभा की समितियां या कमिटीज। बात स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से यानी संविधान सभा की मांग से। देखिए, बात शुरू होती है 1934 से। तो हुआ ये कि संविधान सभा के गठन का जो विचार था वो सबसे पहले एम.एन. रॉय ने 1934 में रखा। देखिए, एम.एन. रॉय भारत में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट हुआ था, जिसे हम वामपंथी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, उसके एक बहुत ही गद्दावर नेता थे। फिर देखिए क्या हुआ कि 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसी बात को ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर दिया। इसी के आधार पर क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ये बात दोहराई और कहा कि जो संविधान का निर्माण है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। बाहरी हस्तक्षेप का मतलब था ब्रिटेन से। तो ये रही बात। अब ये जो पॉइंट्स रखे गए थे इसको ब्रिटिश सरकार ने इग्नोर कर दिया। तो भैया कोई बात नहीं, लेकिन आगे 1939 में शुरू होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जो ब्रिटेन था उसने भारत को वर्ल्ड वॉर का पार्ट बना दिया, वो भी भारत में किसी से सलाह लिए बगैर। देखिए, हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि 1935 में जब पहली बार इलेक्शन हुए थे तब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों काउंसिल का पार्ट हो गए थे। तो जब ब्रिटेन ने भारत से बिना पूछे वर्ल्ड वॉर का पार्ट बना दिया भारत को, तो जो ये सारे मिनिस्टर्स थे उन सब ने रिजाइन कर दिया। अब भाई ब्रिटेन को भी पता था कि एक तरफ वर्ल्ड वॉर शुरू है और बिना भारत की हेल्प के युद्ध जीतना भी संभव था नहीं। तो इसी वजह से नेहरू जी की जो मांग थी संविधान सभा के गठन की, उसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के तहत मंजूरी दे दी जाती है। इसी के साथ क्या होता है कि 1942 में ब्रिटिश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स संविधान सभा के गठन के लिए एक प्रस्ताव लेकर आते हैं और इस प्रस्ताव में कहा गया कि जो संविधान सभा के गठन की मांग है उसे हम मान तो लेंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1945 में, तो इसमें अभी बहुत वक्त था। ये जो क्रिप्स मिशन भारत आया था उसने एक चीज और करी थी। इसने क्या किया कि मुस्लिम लीग की जो भारत विभाजन की बात थी कि उसे भारत और पाकिस्तान में जो डिवाइड करने की बात थी मुस्लिम लीग की, उसको ठुकरा दिया। इसलिए जो मुस्लिम लीग है उसने क्रिप्स मिशन का विरोध भी करना शुरू कर दिया था। अंत में क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार एक कैबिनेट मिशन को भेजती है। इस कैबिनेट मिशन ने क्या किया कि भारत में 2 संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया। ठीक है, 2 संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो वो की थी मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग का मानना था कि भाई एक हमारे लिए बना दीजिए, यानी पाकिस्तान के लिए एक संविधान सभा बनाई जाए और एक भारत के लिए बनाई जाए। तो कैबिनेट मिशन ने इसको मंजूरी नहीं दी, लेकिन उसने एक चीज ये करी कि एक ऐसी संविधान सभा के गठन की बात करी जिससे जो मुस्लिम लीग थी वो काफी हद तक संतुष्ट हो गई। तो यही ये एक्ट था। देखिए, यही हमारा ये जो पॉइंट है, ये सेक्शन जो है ये खत्म होता है। इसमें हमने जाना कि 1934 में क्या हुआ। ठीक है, सबसे पहले किसने विचार रखा? एम.एन. रॉय ने रखा। उसके बाद हमने देखा 1935 में कांग्रेस ने इसी बात को ऑफिशियली कहा। फिर उसके बाद 1938 में किस तरीके से गठन होगा वो बात कही गई। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, उसको भी हमने देखा। क्रिप्स मिशन में क्या क्या बात करी गई वो भी हमने देख ली। ठीक है, अंततः कैबिनेट मिशन जो संविधान सभा के लिए आया था उसने इसमें क्या किया वो भी हमने जान लिया है। तो अब चलते हैं हम सेकेंड सेक्शन की तरफ। देखिए, कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में हमारी संविधान सभा का गठन होता है। अब बात करें अगर इस मिशन की, तो इसमें 3 लोग थे। वो कौन थे 3 लोग? तो देखिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे जो क्रिप्स मिशन में भी थे, और ए.वी. अलेक्जेंडर। देखिए, ये जो कैबिनेट है वो भारत कब पहुंचा? तो वो पहुंचा 24 मार्च 1946 को।
अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारी संविधान सभा का जो गठन है वो किस मिशन के तहत किया गया, तो वो आप बता सकते हैं कि वो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। बात करें हम इस मिशन की विशेषताओं की, तो देखिए हमारी संविधान सभा की कुल संख्या होनी थी 389, जो निर्धारित की गई थी। इन 389 सीट्स में 296 सीट थी वो दी जानी थी ब्रिटिश भारत को, ठीक है। इसके अलावा जो बची 93 सीट्स वो किसको देनी थी, तो वो देसी रियासतों को देनी थी। यानी 389 सीट्स को डिवाइड किया गया दो पार्ट में, एक तरफ था ब्रिटिश भारत और एक तरफ था देसी रियासत। ब्रिटिश भारत को 296 सीट दी गई और देसी रियासतें जो थीं उसको 93 सीट दी गई। अच्छा, ये जो 296 सीट्स थीं ब्रिटिश भारत की, उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। उनमें जो 292 मेंबर्स थे उनका चयन जो होगा वो 11 गवर्नर स्टेट से किया जाएगा। ये 11 गवर्नर के स्टेट कौन से थे, तो इसमें थे मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंध, बंगाल और असम। ये 11 स्टेट्स थे। और बाकी की जो चार जो बची थी वो 4 मुख्य आयुक्तों यानी चीफ कमिश्नरों के तहत उनके प्रांतों से की जानी थी। ये 4 कौन कौन से थे, तो देखिए पहला था दिल्ली, दूसरा अजमेर, तीसरा था कुर्ग और चौथा था ब्रिटिश बलूचिस्तान। अब देखिए इन सीट्स पर कैंडिडेट चुने कैसे जाएंगे, ये कैसे निर्धारित होगा। तो इसमें कहा गया कि भैया हर प्रांत या देसी रियासतों में जो सीट्स अलॉट की जाएंगी वो एक रेशियो में की जाएंगी। अब ये रेशियो क्या था, तो कहा गया कि हर प्रांत में प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट दी जाएगी। यानी 10 लाख लोगों का अगर मान लेते हैं गांव है तो वहां एक सीट दी जाएगी, ऐसा कहा गया। अच्छा, ये जो मेंबर्स हैं वो चुने किस आधार पे जाएंगे, तो कहा गया कि इसमें कहा गया कि ब्रिटिश प्रांत जो है यानी 296 सीट जो थी, यहाँ पर जो सीट अलॉट की जाएंगी वो 3 कम्युनिटीज़ में बांटी जाएंगी। ये 3 कम्युनिटीज़ कौन सी बनाई गई थी, देखिए इसमें थे सबसे पहले मुस्लिम, दूसरे थे सिख और तीसरे बनाए गए थे जनरल। यानी मुस्लिमों और सिखों को छोड़कर जो बाकी बचे जनरल। जनरल में कौन कौन थे, तो जनरल में देखिए हिंदू थे, पारसी थे, बौद्ध थे, जैन थे और बहुत सारी और भी कम्युनिटीज़ जनरल के अंतर्गत रखी गई थी। अच्छा, ये जो कम्युनिटीज़ थी इनका चुनाव कैसे होगा, तो देखिए जो प्रांतीय असेंबली थी, यानी जो प्रांतीय असेंबली है लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके जो मुस्लिम मेंबर्स हैं वो मुस्लिम मेंबर को इलेक्ट करेंगे। यानी जो प्रांतीय असेंबली है उसके जो मुस्लिम मेंबर्स हैं वो अपने कैंडिडेट, जो मुस्लिम कैंडिडेट है केवल उसके लिए वोट कर पाएंगे, और जो सिख हैं वो केवल सिख को वोट करेंगे, और जो बाकी बचे थे कैंडिडेट्स प्रांतीय असेंबली में वो जनरल के लिए इलेक्शन कर सकते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो इलेक्शन हुए थे उसमें अवाम ने तो वोट किया नहीं था, ठीक है। इनका इलेक्शन जो हुआ था वो एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर किया गया था। हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है, वो भी इसी आधार पर किया जाता है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर किया जाता है। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, जो राज्यसभा का चुनाव होता है, ठीक है, वो भी इसी पद्धति के आधार पर किया जाता है। जो स्टेट्स होते हैं वो अपने अपने मेंबर्स भेजते हैं राज्यसभा के लिए, मतलब एक मेंबर जो राज्य से मेंबर सेलेक्ट करते हैं जो वहां पर राज्यसभा में जाएंगे हर स्टेट से। देखिए ये तो हो गई ब्रिटिश भारत की बात। अब बात करें अगर देसी रियासतों की 93 सीट्स की, तो कहा गया कि जो देसी रियासतों के हेड हैं यानी जो राजा हैं वो अपनी मर्जी से एक नाम इलेक्ट कर सकते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रांतों की तरफ से कौन बैठेगा, तो जो रियासतों के राजा हैं वो तय करेंगे कि उनके यहाँ से कौन आएगा। देखिए इन सब चीज़ों से एक बात तो ये पता चल गई कि हमारी जो संविधान सभा है, ठीक है,
वो आधी चुनी गई है और आधी नॉमिनेट की गई है। या देखिए चुनी गई में कौन आया, तो वो आए जो ब्रिटिश क्षेत्र था वो उसमें आया, और जो नॉमिनेट की वाली हैं वो हैं देसी रियासतों से। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए वोट किया था, उनको खुद पूरे देश की जनता ने वोट नहीं किया था, उनको खुद ही वोट नहीं किया गया था, मतलब उनको पूरे देश की जनता ने वोट नहीं किया था। केवल देखिए हमने जाना था कि 1935 के एक्ट में कि केवल 10% जनता को ही वोटिंग राइट्स दिए गए थे, ठीक है, वो भी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद कि वोट देने के लिए इतनी ज़मीन होनी चाहिए तुम्हारे पास, इतना तुम टैक्स देते हो वगैरह वगैरह, ये सब बातें कही गई थी। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो खुद के मेंबर्स थे वो खुद जनता द्वारा, पूरी जनता द्वारा भारत की वो नहीं चुने गए थे, केवल और केवल 10% जनता द्वारा ही उन्हें इलेक्ट किया गया था। देखिए अब संविधान सभा के लिए जो चुनाव होता है वो होता है जुलाई अगस्त 1946 में। तो जो ब्रिटिश भारत की 296 सीट्स थी उसमें किसने कितनी सीट दी थी, तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलती हैं 208 सीट, मुस्लिम लीग को मिलती हैं 73 सीट्स, तथा जो 15 सीट्स बाकी बची हैं वो छोटे ग्रुप्स को मिलती हैं। अच्छा ये तो रही ब्रिटिश भारत की बात। देसी रियासतों की जो 93 सीट्स थी उनका क्या हुआ, तो ये रह गई सारी की सारी खाली, क्योंकि जो देसी रियासतें थीं उन्होंने अपना कोई कैंडिडेट भेजा ही नहीं था। देखिए हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स है वो नहीं चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, क्योंकि उसके बनने से उनकी जो सत्ता है वो छिन जाएगी, ऐसा उन्हें हमेशा से डर रहा है, और उन्होंने इसीलिए खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय ले लिया था कि भैया हम नहीं बनाएंगे कोई इंडिया विंडिया, तुम बनाओ, हम अपने इस राज्य में खुश हैं। देखिए संविधान सभा का जो चुनाव है भले ही डायरेक्ट तरीके से ना हुआ हो, लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तब इसमें प्रत्येक समुदाय के लोग शामिल थे, ठीक है, इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, आंग्ल भारतीय भी थे, पारसी भी थे, ईसाई भी थे, महिलाएं भी थी। देखिए उस टाइम की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी प्रचलित नेता थे, ठीक है, जिनका फ्रीडम में बहुत बड़ा रोल रहा है, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। केवल महात्मा गांधी को अगर छोड़ दिया जाए तो उस टाइम के सारे जो फेमस नेता थे वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। गांधी जी को इससे कोई मतलब ही नहीं था। वो तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि जो जब भारत को आज़ादी मिल जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को भंग कर दिया जाए। तो उनका मकसद केवल और केवल ये था कि वो भारत को आज़ादी दिला दिया जाए, बस, बाकी और उनका कोई, उनको इतना मतलब था नहीं। इसी पॉइंट के साथ हमारा सेकंड सेक्शन भी ख़त्म होता है। देखिए इस वीडियो में हमने संविधान के निर्माण के 2 सेक्शन को बहुत ही डिटेल में समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान सभा की वर्किंग और इसकी जो समितियां थी यानी जो कमिटीज़ थी उनको भी जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।